हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसमें हम 60 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के। ये प्रश्न ओल्ड ईयर में आए हुए हैं और ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे, जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम वही MPSV द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है, इसीलिए दोबारा से ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और प्रश्न इजी लेवल के नहीं थे, काफ़ी कठिन प्रश्न थे, तो लेवल यही रहने वाला है। आपको भी तैयारी इसी तरह बना के जानी होगी। जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जितने भी वीडियो पहले से अपलोड हैं वो भी आपको देखनी है। इस बिहाफ पे आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस तरह तैयारी करना है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवलोकन अधिगम के 3 बुनियादी मॉडल कौन कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक जीवंत मॉडल, एक गैर मौखिक निर्देशात्मक मॉडल या एक प्रतीकात्मक मॉडल। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है, एक जीवंत मॉडल, एक गैर मौखिक निर्देशात्मक मॉडल, एक गैर प्रतीकात्मक मॉडल। ऑप्शन सी, एक मृत मॉडल, एक मौखिक निर्देशात्मक मॉडल, एक प्रतीकात्मक मॉडल। या फिर ऑप्शन डी, एक जीवंत मॉडल, एक मौखिक निर्देशात्मक मॉडल और एक प्रतीकात्मक मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो 3 मॉडल्स हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवलोकन अधिगम के, वो हैं एक जीवंत मॉडल, एक मौखिक निर्देशात्मक मॉडल और एक प्रतीकात्मक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूचिक के अनुसार कितने मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं। प्लूचिक के अनुसार बताना है आपको, मूल या प्राथमिक संवेग कितने होते हैं। ऑप्शंस दिए गए 6, 8, 10 या 12। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8। इन्होंने मूल और प्राथमिक संवेग बताए हैं, कितने, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाकांत वायलिन बजाने में अच्छा है और इसीलिए वह अपने स्कूल के होमवर्क के बाद खाली समय का उपयोग वायलिन का अभ्यास करने में करता है। उसकी माँ उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। रमाकांत को किस तरह की अभिप्रेरणा मिल रहा है। आप ऑप्शंस हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, प्राथमिक आवश्यकता या फिर विकास की आवश्यकता। तो इनको मिल रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विद्यार्थी अवलोकन यह साबित करता है कि एक बच्चा एक सुविधा वंचित विद्यार्थी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक विद्यार्थी आगे की पंक्ति में बैठा है लेकिन ब्लैक बोर्ड से पढ़ते समय गलती करता है, ये नहीं है। अगला ऑप्शन, एक विद्यार्थी जो हमेशा कक्षा में सोता है, ज़्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है। अगला, एक विद्यार्थी जो हमेशा कहे जा रहे को दोहराने के लिए कहता है। या ऑप्शन डी, एक विद्यार्थी जो हमेशा उलझन में दिखता है। तो इनमें से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक बच्चा एक सुविधा वंचित विद्यार्थी है, जो एक विद्यार्थी जो हमेशा कक्षा में सोता है और ज़्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है। अगला प्रश्न, अधिगम की विधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन छात्र की मूल्यांकन क्षमताओं के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन है, प्रश्नात्मक, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार या समकक्षी मूल्यांकन। तो इनके छात्र की मूल्यांकन क्षमताओं के निर्माण में मदद करता है फ्रेंड्स समकक्षी मूल्यांकन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण अक्सर गैंग एज या बाल्यावस्था के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं, शिक्षकों, माता पिता, साथियों या फिर पड़ोसियों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी साथियों। तो प्रारंभिक स्कूल के वर्ष किसके प्रभाव के कारण, तो साथियों के प्रभाव के कारण जो है गैंग एज के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता क्या है। तो परंपरागत स्तर का बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्ति के अपने परिप्रेक्ष्य से नियंत्रित, ऑप्शन बी बाह्य रूप से नियंत्रित, ऑप्शन सी स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन जो है परंपरागत स्तर में नैतिकता है। अगला प्रश्न, अपने छात्रों को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आप कौन सी शिक्षण रणनीतियों का चयन करेंगे। ऑप्शन, प्रेरक दृष्टिकोण, निगमनात्मक दृष्टिकोण, सहकारी शिक्षा, या फिर शिक्षण सहायता के रूप में उदाहरण का उपयोग करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी शिक्षा। कोऑपरेटिव लर्निंग में अपने छात्रों को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आप सहकारी शिक्षा रणनीति का चयन करेंगे। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक और जन्म क्षमता किस कारक के लिए है, आइसेंक सिद्धांत या फिर स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का जी कारक। इसमें से बताना है आपको दोनों सही है या एक सही है तो कौन सा सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक और जन्म क्षमता किस कारक के लिए होता है, तो ये है केवल स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का जी कारक के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, या फिर म्यूनिख। आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं, समाजीकरण, समाजमिति, वृत्तांत, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए किस तकनीकी का उपयोग करेंगे, तो आप करेंगे ऑप्शन बी, समाजमिति टेक्निक का उपयोग। अगला प्रश्न, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग देखा जा सकता है। ऑप्शन है, ग्वाइटर, अनीमिया, क्रेटिनिज्म, या फिर रिकेट्स। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है क्रेटिनिज्म। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बच्चे जो गंदे कपड़े में आते हों उन्हें क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो गंदे कपड़े में आते हों उन्हें, ऑप्शंस दिए गए हैं, कक्षा से बाहर रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहना चाहिए, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, स्वच्छता के महत्व के बारे में बताना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर होगा कि जो बच्चे गंदे कपड़े पहन के आते हैं उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएं। अगला प्रश्न, विशिष्ट क्षमताओं और कौशल जैसे संगीत, तार्किक सोच, या देशिक योग्यता के लिए छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो ऐसे परीक्षण को क्या कहा जाता है, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। आंसर हो जाएगा आपका अभिक्षमता परीक्षा। किसमें, इसमें जो है विशिष्ट क्षमताओं और कौशल जैसे संगीत हो गया, तार्किक सोच, देशिक योग्यता के लिए छात्रों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिक्षमता परीक्षा। अगला प्रश्न है, पठन विकार एक विकासात्मक विकार है और निम्नलिखित में से किसी के लिए अपेक्षा से काफ़ी कम पढ़ने की उपलब्धि जैसे सटीकता, गति और समझ की विशेषता है। तो ये क्या कहलाएगा, पठन विकार एक विकासात्मक विकार है। तो ये एक कालानुक्रमिक क्रम में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ऑप्शन ए सही उत्तर हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का इस्तेमाल हकलाहट की समस्या के निदान में किया जाता है। ऑप्शन है, उद्देश्यपूर्ण संभाषण, व्यावहारिक संभाषण, विलंबित संभाषण, या फिर लंबा संभाषण। तो जो ऑप्शन डी है आपका लंबा संभाषण, वो उस तकनीकी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे हकलाहट की समस्या से निदान पाने के लिए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, दया, सहयोग, स्वाभिमान की प्रवृत्ति किसके द्वारा अधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन है वंशागति, वातावरण, पर्यावरण के होने के लिए अनुवांशिकता विकल्प या फिर प्रशिक्षण। तो ये प्रभावित होती है दया, सहयोग, स्वाभिमान की प्रवृत्ति, वो होती है वातावरण से, इन्वायरमेंट के कारण ही प्रभावित होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस दिए गए, अच्छी तरह से विकसित भाषा का वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, विषय पर आधारित प्रश्न या फिर उस भाषा के पाठ्य पुस्तकें। आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छा कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है विषय आधारित प्रश्न। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भाषा के किस सिद्धांत का दावा है कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद है? तो कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत का ये दावा है? व्यवहार सिद्धांत, रचनावाद सिद्धांत, कार्यक्षमता सिद्धांत या फिर मानवतावाद सिद्धांत। तो ये है दोस्तों व्यवहार सिद्धांत का दावा कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद है। द बिहेवियरिज्म थ्योरी का ये दावा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अंतः विषय निर्देश का बताना है आपको सबसे बड़ा लाभ ना। पहला ऑप्शन है, छात्रों को अलग अलग विषयों में विशिष्ट विषयों के बारे में नापसंद होने की संभावना कम होती है। दूसरा, पाठों और गतिविधियों की योजना बनाने में शिक्षकों को अधिक लचीला होने की अनुमति है। ऑप्शन सी, छात्रों को कई संदर्भों में नए शिक्षण ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने का अवसर दिया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, पारंपरिक पाठ्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले कई विषयों से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है अंतः विषय निर्देश का बड़ा लाभ में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को कई संदर्भों में नए शिक्षण ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने का अवसर दिया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो। जब कोई व्यक्ति धूल भरी आंधी में बाहर होता है तो अपनी आंख बंद करना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? ऑप्शन हैं, सीखी गई प्रतिक्रिया, सहज वृत्ति प्रतिक्रिया, प्रजाति विशिष्ट प्रतिक्रिया या फिर अनुभवी प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सहज वृत्ति प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति धूल भरी आंधी में बाहर होता है तो आँख अपने आप क्या होता है, बंद होता है, ना कि उसे जानबूझ के बंद किया जाता है, वो अपने आप ही बंद होता है, मतलब वो सहज वृत्ति प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, शिक्षकों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका बच्चों को सीखने में मदद कर सकती है? ऑप्शन ए, छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन अभी और बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे, लेकिन ये सही है। अगला ऑप्शन, बच्चों के साथ बहुत दोस्ताना संबंध बनाएं। बिल्कुल नहीं, बहुत दोस्ताना संबंध अच्छा नहीं है। ऑप्शन सी, सभी बच्चों के लिए सभी विषयों के लिए सीखने के लिए एक समान वांछित स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत सख्त हो। सख्त तो बिल्कुल नहीं होना है। फिर ऑप्शन डी, केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि जैसे किसी अन्य पहलू पर ध्यान केंद्रित ना करें। तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करें। अगला प्रश्न, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से या तो संशोधित किया जाता है या बदल दिया जाता है? तो ऑप्शन है अनुभव, प्रशिक्षण, स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो आपको बताना है किसके माध्यम से ये संशोधित किया जा सकता है या फिर बदल दिया जाता है। किसको? अधिगम, किसी के अधिगम द्वारा किसी के व्यवहार को। तो ऑप्शन ए सही है या बी और सी या फिर ए बी सी तीनों ही। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब अनुभव और प्रशिक्षण दोनों ही ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से संशोधित और बदल दिया जा सकता है। अर्थात अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से या तो संशोधित किया जाता है या बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न, बच्चों को भावनाएं विरासत में मिली है, क्या यह कथन सत्य है? तो आपको बताना है क्या ये सही है, गलत है, ये सटीक है या फिर त्रुटि रहित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों को भावनाएं विरासत में मिली है, यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किशोर अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शंस हैं, भावनात्मक असंतुलन, बाधित इच्छाएं, निम्न बुद्धि स्तर या फिर स्कूल में खराब माहौल।
तो यहाँ पे किशोर अपराध में मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो हो जाएगा आपका स्कूल में खराब माहौल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष से अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम ये अधिनियमित किया गया था 1958 में, सन 1958 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील अधिगम की उपयुक्त विशेषता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अंक और सफलता के लिए शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों पर जोर ना दें, कई संसाधनों पर जोर दें, रटने की ज्ञान की ओर सीखना, या फिर सख्त समय सारणियों और बैठने की व्यवस्था। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर जोर ना दें, कई संसाधनों पर जोर दें, ऑप्शन बी यहाँ पे प्रगतिशील अधिगम की उपयुक्त विशेषता कहलाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बच्चों पर शिक्षा के प्रभाव पर अध्ययन करने वाला पहला विचारक था? जॉन डीवी, जीन जॉक रूसो, श्री अरविंदो, या फिर जीन पियाजे। तो बच्चों पर शिक्षा के प्रभाव पर अध्ययन करने वाला पहला विचारक था जीन जॉक रूसो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किंडरगार्टन के लिए विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रियात्मक और शारीरिक विकास, भाषा और संचार, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ऑप्शन डी से पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान का एक मात्र वैध स्रोत है। तो यहाँ पे पूछा है विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए, मतलब इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान का एक मात्र वैध स्रोत है। तो यही हो जाएगा आपका दिएगा ऑप्शन में से गलत और आपका उत्तर। अगला प्रश्न, परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी विशेष विषय वस्तु में किसी विशेष संहिता संक्रिया को लागू करने के लिए किस आयाम का उपयोग किया जाता है? तो परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें उत्पादन आयाम का उपयोग किया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए प्रोडक्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि में शब्दों और वाक्यों को समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना, नए शब्दों को याद रखना आदि शामिल है? तो ये सब शामिल हैं भाषाई बुद्धि में, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेमंड कैटल के सिद्धांत अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस का क्या होता है? तो तरल बुद्धि बढ़ती है, गिरावट आती है, स्थिर रहता है, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि में गिरावट आती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुमार एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और इसलिए वह दिन में 8 घंटे पढ़ाई करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन से मूलभूत अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक अंतर्नोद, या फिर बाहरी अंतर्नोद। तो वह एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और इसीलिए वह 8 घंटे पढ़ाई करता है। तो यह एक बाहरी अभिप्रेरणा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह नहीं मानता था कि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कर सकती है? तो ये कौन सा सिद्धांत ये सब नहीं मानता था? तो ये था आपका कैनन वॉर्ड सिद्धांत, जो ये नहीं मानता था कि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैनन वॉर्ड सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक चिंतन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन से लचीलापन, विस्तार, प्रवाह, या दिनचर्या। तो गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक चिंतन में जो है वो दिनचर्या शामिल नहीं है, बाकी लचीलापन, विस्तार, प्रवाह सारी चीज़ें क्या है शामिल है उनकी विशेषताओं में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता किसका सक्रिय पहलू है? तो जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता जो है वो है बुद्धि का सक्रिय पहलू, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शंस हैं विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996 की ओर, निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010 की ओर, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995 की ओर, या फिर निर्योग्यता अधिनियम 2005 की ओर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में जो संकेत करता है वो करता है निर्योग्यता अधिनियम 2005। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चे की निम्नलिखित शारीरिक विशेषताएं किससे प्रभावित हुई है? ऑप्शन से पर्यावरण, माँ का डीएनए, पिता का डीएनए, या फिर माँ और पिता दोनों के डीएनए से। तो एक बच्चे की निम्नलिखित जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो माँ और पिता दोनों के डीएनए पर से क्या होती हैं? प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, लैंगिक समाजीकरण जन्म से शुरू होता है और किसके अतिरिक्त समाजीकरण निम्नलिखित सभी प्रमुख कारकों के माध्यम से होता है? तो लैंगिक समाजीकरण जन्म से शुरू होता है और जो शिक्षा है, शिक्षा के अतिरिक्त समाजीकरण निम्नलिखित सभी प्रमुख कारकों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति निरंकुश रणनीति से संबंधित है? ऑप्शन है खोज विधि, विचार विमर्श विधि, प्रदर्शन विधि, या फिर स्वानुभाविक विधि। तो यहाँ पे शिक्षण निरंकुश रणनीति से संबंधित है वो है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व समय का समय, या फिर मध्य बचपन का समय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभिक बचपन का समय जो है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है या फिर होता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवजात शिशु के शरीर में दोस्तों 270 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है? तो यह कहा है रॉस ने कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, खालिस्तान समुदाय शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों से बना है। तो किस भाषा के दो शब्दों से बना है समुदाय शब्द? तो ये बना है लैटिन भाषा के दो शब्द से। अगला प्रश्न, किसी बच्चे की अवधारणा की निर्माण प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वह, ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोत्साहन के बीच अंतर करने में सक्षम होता है, भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है, 5 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है, या फिर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे दिए गए सभी विकल्प सही हैं। किसी बच्चे की में अवधारणा का निर्माण प्रक्रिया तब शुरू होता है जब वह भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है, ये भी सही है। प्रोत्साहन के बीच अंतर करने में सक्षम होता है, ये भी सही है। और 5 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है। तो अगला प्रश्न है, ऐसा पाठ जिसके उदाहरण पहले दिए जाते हैं और इसके पश्चात छात्रों को एक समान नियम या सिद्धांत का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, ऐसे पाठ को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे पाठ को कहा जाता है इंडक्टिव लेसन, अधिष्ठापन पाठ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डाल्टन की शिक्षा योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख है? शिक्षक, अनुबंध, छात्र, या मार्गदर्शन? तो डाल्टन की शिक्षा योजना के अनुसार जो प्रमुख है वो है छात्र, द स्टूडेंट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पियाजे ने दावा किया कि निम्नलिखित सभी उसके संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में सत्य हैं, तो इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए, सभी बच्चे विभिन्न चरणों में एक ही उम्र में प्रगति करते हैं, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। बाकी सारे सही हैं, जैसे दुनिया भर में सभी बच्चे एक ही क्रम में चरणों से गुजरते हैं, सभी सामान्य बच्चे ठोस संचालन की अवस्था में पहुंच जाते हैं, चरण दर चरण परिवर्तन कभी कभी बहुत अचानक हो सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, यह व्यवहार को निर्देशित करता है, यह व्यवहार को बनाए रखता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन डी, यह तर्क शक्ति को बढ़ाता है। तो अभिप्रेरणा का कार्य यही नहीं है, ऑप्शन डी, जो कि यह तर्क शक्ति को बढ़ाता है, ये अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। अगला, भाषाई विकास के लिए बचपन का प्रारंभिक काल की जो अवधि होती है वो कैसी होती है?
ऑप्शन हैं अधिक महत्वपूर्ण, नहीं, महत्वहीन, संवेदनशील या तटस्थ। आंसर हो जाएगा ये संवेदनशील अवधि होती है। भाषाई विकास के लिए जो बचपन का जो प्रारंभिक काल होता है ना फ्रेंड्स, वो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव अवधि होती है वो, संवेदनशील। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस, उम्र के साथ गुस्सा बढ़ता है, गुस्से के नखरे गुस्से की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाले गए बच्चे क्रोध के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं, या फिर ऑप्शन डी, अस्वस्थ प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करके और किसी विशेष स्थिति के लिए स्वस्थ प्रतिक्रिया को फिर से लागू करके क्रोध को बहुत कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है? वो है ऑप्शन सी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाले गए बच्चे क्रोध के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं। यही ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत और आपका उत्तर। अगला प्रश्न, कक्षा को यथार्थवादी और सार्थक बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस तरीके का पालन नहीं करना चाहिए? तो कक्षा को यथार्थवादी और सार्थक बनाते समय किसका पालन नहीं करना चाहिए? तो वो शिक्षक ने जो कहा है उसे दोहराने के लिए शिक्षार्थी से पूछे, इसी का पालन नहीं करना चाहिए। बाकी शिक्षार्थी को स्वयं की समानताओं और असमानताएं खोजने दें, ये सही है। शिक्षार्थी को दैनिक जीवन से छोटे छोटे उदाहरण लेने दें, ये भी सही है। एक शिक्षार्थी को उसकी भाषा में संकल्पना की व्याख्या करने दें, ये भी सही है। पालन नहीं करना चाहिए ये पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शिशुओं में रेंगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जाति वृत्तीय कार्य, ओंटोजेनेटिक फंक्शंस, अर्थात व्यक्ति वृत्तीय कार्य, या अनुभव, या फिर अधिगम। तो मानव शिशुओं में रेंगना जो है वो उदाहरण है आपका जाति वृत्तीय कार्य का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास समाज के प्रति एक बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की जिम्मेदारी है? बच्चे का परिवार या बच्चे का स्कूल? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों ही। बच्चे का परिवार और बच्चे का स्कूल दोनों ही समाज के प्रति एक बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है ये। अधिगम जो है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों ही कारकों से प्रभावित होता है, तो ये तो सही हो गया और सही पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन पर्यावरण कारकों से नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से नहीं बल्कि पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है, ये भी गलत है। अधिगम ना तो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है और ना ही पर्यावरण, तो ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों ही कारकों से प्रभावित होता है, व्यक्तिगत हो चाहे वो पर्यावरण हो। अगला प्रश्न है, मौसलों की 5 जरूरतों का श्रेणीबद्ध क्रम बताएं। तो इसका श्रेणीबद्ध बात करें तो सबसे पहला आता है शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर प्यार और अपनेपन, फिर आत्मसम्मान और फिर आत्म प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार किया जाता है? धारा दिया गया है धारा 18, धारा 32, धारा 10 या फिर धारा 4। आंसर हो जाएगा आपका धारा 4। तो धारा 4 में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय बच्चों की देखरेख अधिनियम 2015 के अनुसार किया जाता है। किया गया किसमें? धारा 4 में ये सारी चीज़ें बताई गई। अगला प्रश्न है, तो जो आपका अधिनियम है 2015 किशोर न्याय अधिनियम, उसमें के धारा 4 में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कानून ने सबसे पहले भारत में बाल न्यायालयों की स्थापना की? तो वो की है बाल अधिनियम 1960 के द्वारा सबसे पहले भारत में बाल न्यायालयों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, बच्चे ऐसे शिक्षार्थी होते हैं, मतलब क्या कैसे बच्चे जो हैं ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जो अपनी मानसिक क्षमता और प्रदर्शन के बीच अंतर दिखाते हैं? तो वो कम उपलब्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी मानसिक क्षमता और अपने प्रदर्शन के बीच अंतर दिखाते हैं। ऑप्शन
बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अंडर अचीवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे पर पड़ोस के प्रभावों में से एक नहीं है? पहला, ऐसे विविध लोगों के साथ बातचीत करके बच्चे विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं से अवगत हो सकते हैं। तो ये सही है। बढ़ता हुआ बच्चा अनुशासन और व्यवस्थित व्यवहार के मूल्यों को भी आत्मसात कर सकता है, ये भी सही है। बातचीत भौतिक और सामाजिक दोनों वातावरण में ही होती है, जिससे बच्चे आसानी से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे पड़ोस के प्रभाव में से कौन सा एक नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यदि बच्चा सहानुभूतिशील और सहयोगी लोगों से घिरा हुआ है तो वह आक्रामक हो सकता है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत के पूर्व संचालन चरण को कितने उपचरणों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शंस दिए गए 1, 2, 3 या 4। तो पूर्व संचालन चरण को विभाजित किया गया है 2 उपचरणों में। अगला प्रश्न, उपन्यास एमिल किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन दिए गए जॉन डेवी, जीन जॉक रूसो, श्री अरविंदो या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो एमिल लिखा गया था दोस्तों जीन जॉक रूसो द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण के कितने सिद्धांतों की गणना करते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। तो ये करते हैं 3 सिद्धांतों की गणना अरविंदो जो है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण की। अगला प्रश्न है, अवधारण से हमारा क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस है, इसमें एक व्यवहार के विवरण और स्पष्टीकरण शामिल है, इसमें अभिनय करने वाला एक वास्तविक व्यक्ति शामिल है, इसमें एक व्यक्ति का अवलोकन करना शामिल है, या फिर जानकारी रखने की क्षमता। तो अवधारण से हमारा तात्पर्य दोस्तों जानकारी रखने की क्षमता, ऑप्शन डी, द कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक बच्चे की आंतरिक अवस्था के रूप में भी जाना जाता है जो कि काल्पनिक है? इस परिकल्पना के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, अधिगम या फिर उपलब्धि। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो है एक बच्चे की आंतरिक अवस्था के रूप में भी जाना जाता है जो कि काल्पनिक है और इस परिकल्पना के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई पूछता है वह कौन है, क्या वह डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी है, एक समुदाय और उसमें उसकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है, यह अभिप्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ऑप्शन है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो यह उदाहरण है दोस्तों आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई स्थिति में बच्चों द्वारा बढ़ती जागरूकता और भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण किसके संकेतक हैं? ऑप्शन है मनोदशा, भावनाएं, साक्षरता या शीतलता। तो बढ़ती जागरूकता और भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण जो संकेतक हैं वो हैं इमोशंस की, भावनाएं की। अगला, किसका मानना है कि शिक्षार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अधिगम परिस्थिति को संरचित किया जाना चाहिए? तो ये ब्रूनर का मानना है दोस्तों कि शिक्षार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अधिगम परिस्थिति को संरचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रूनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है अन्वेषण, सहकारी अधिगम, प्रदर्शन या समस्या आधारित। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है पूछा है तो वो है आपका अन्वेषण, डिस्कवरी। इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रदर्शन और समस्या आधारित, ये सारे ही बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हैं। अगला प्रश्न, नैतिक विकास के 3 स्तरों की पहचान किसके द्वारा की गई? ऑप्शन हैं स्किनर, कोहलबर्ग, पावलॉव या फिर एरिक्सन। तो नैतिक विकास के 3 स्तरों की पहचान की गई है कोहलबर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, कौन सी पद्धति सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है जो एक मजबूत अनुभवजन्य परंपरा को बनाए रखती है? तो ये पद्धति आपको बताना है कौन सी पद्धति है।
जो सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, तो वो है आपका इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी, आपका मूल्यांकन पद्धति, ऑप्शन ए। तो हमने डिस्कस करी 60+ क्वेश्चन और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है। ऑप्शंस भी ऐसे रहते हैं जो आप आसानी से हल नहीं कर सकते। बात करें वही CPCT की, सॉरी CTET की, जो आपका CTET में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो समझ बेस पे होते हैं। आप उसे समझ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इससे काफ़ी इजी आते हैं। लेकिन ये जो आपका MP में वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, लेवल कुछ और ही था। तो आपको इसी तरह तैयारी करनी है, इन्हीं को आधार मानकर, इन्हीं से आइडिया लेकर इन प्रश्नों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 60 प्रश्न वहाँ पे भी हल करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं MP वर्ग 3, तो उन तक की वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।